today in the class 11th unit 2 structure of atom में आज हम डिस्कस करेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम वाज गिवन बाय नील्स बोर इन 1913। तो ये जो मॉडल था इसको प्रपोज किया था नील्स बोर ने 1913 में। ठीक है। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम्स आर, तो फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे हमारे पास बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या है। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो एटम है उसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में लोकेलाइज है and the electron revolving around it in a definite circular path. This definite circular path is called orbit or energy level. ठीक है। As long as an electron remain in a particular orbit, it does not lose or gain energy and its energy remains constant. उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व को कर रहा है तो उसकी वैल्यू वो हमेशा क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। अपने से ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही अपने से एनर्जी लूज करेगा, यानी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दोज ऑर्बिट जिसमें कि वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो, फिक्स हो, जिसको हम एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। अब यहाँ स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो हम कहें कि इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या हो गई या स्टेबल हो गई या स्टेशनरी फॉर्म में। तो स्टेशनरी नहीं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ है और इन द ऑर्बिट, बट द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जिसको कि हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आगे क्या हमारे पास, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट which have fixed value of energy, hence electron in atom can have only certain definite or discrete value of energy and not any value of their own. This is expressed by saying that the energy of electron is quantized. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी क्या फिक्स हो या जिसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसी होती, क्वांटाइज्ड होती है। क्लियर। जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम नंबर कैसे करते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, यानी 1 2 3 एंड 4। ठीक है। और उनको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम जो भी डेजिग्नेटेड एज K L M N O P एंड सो ऑन। तो वह कहते हैं कि जो नंबर है वो 1 यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L इक्वल टू 2 तो वो हम उसको क्या, सेकेंड एनर्जी लेवल है, उसको L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड एनर्जी लेवल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे पास जो मॉडल है, ये मॉडल है किसका, बोर एटॉमिक मॉडल है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेफिनेट सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अब जो एनर्जी होती है ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेशनरी स्टेट या डिफरेंट एनर्जी लेवल की जो हाइड्रोजन एटम में, उसको हम बोर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हमारे पास एनर्जी को डिफाइन करने के लिए जो बोर फार्मूला है वो क्या है, En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me⁴ n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या क्या बता रही है, तो m यहाँ पे बताता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बताता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
h प्लैंक्स कांस्टेंट है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो वेरिएबल के नाम पे हमारे पास केवल n स्क्वायर है, बाकी मास सबको पता है कि फिक्स वैल्यू है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स वैल्यू है, एंड द h इज़ ऑल्सो हैविंग अ फिक्स वैल्यू। तो अगर हम इन पूरी फिक्स वैल्यूज़ को उठा के एक दूसरे पे रखते चले जाएं तो हमको यहाँ पे एनर्जी और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल मिल जाता है, या स्टेशनरी स्टेट मिल जाता है। एन हमने पहले ही बात की कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है, 1, 2 और 3 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम KLMN से बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे कौन सी, जो कि फिक्स वैल्यूज़ है, अगर हम उस वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो EN की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी। अगर हम यूनिट जूल पर एटम में लेते हैं तो ये आती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 या 21.8 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर। अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो इट बिकम्स 13.6 अपॉन n स्क्वायर माइनस में। इन किलो जूल पर मोल इज बिकम 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल होता है। अब अगर हम देखें तो हमने क्या कहा, कुछ भी अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज अगर हम ये वाला वैल्यू उठा लें तो अगर हम n इक्वल टू यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। जब हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो E1 यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, -1312 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, -1312 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, फर्स्ट एनर्जी लेवल की। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से क्या करें, एनर्जी लेवल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मतलब हमने एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या ले लिया, n इक्वल टू यहाँ हम क्या ले लेते, 2 ले लेते। जब अगर हमने n इक्वल टू 2 ले लिया तो इट बिकम E2 यानी सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया। अब हम वैल्यू यही लेके चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, -1312 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा हमारे पास। तो जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, -328 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू क्या ले ले, 3 ले ले। जब हम n इक्वल टू 3 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -1312 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी 9। तो 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा -145.8 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे देखते जाइए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है यानी एनर्जी जैसे जैसे दूर एनर्जी किसकी है हमारे पास, तो वो एनर्जी जो है हमारे पास वो बताता जाता है कि एनर्जी भी किसी ऑर्डर में चेंज हो रही है। सॉरी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, एंड सो ऑन, है ना। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो सबसे क्लोज्ड है उसकी एनर्जी सबसे कम है, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी लेवल, एनर्जी जो है वो कैसे कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है एज वी मूव आउटवर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। यानी K से स्टार्ट करेंगे तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी L की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी M की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी N की होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी को अगर हम देखें तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, K, L, M और क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है फॉर द nth ऑर्बिट। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोस ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी हमारे कहने का सेंस ये है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है, ठीक है, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr हमेशा h/2π का होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो mvr इज इक्वल टू h/2π, n शुड बी 1, 2 और 3। तो अगर हम अलग अलग एनर्जी लेवल के निकाले तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो h/2π या 2h/2π 3h/2π आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करें तो वो भी एक क्वांटाइज है फॉर पर्टिकुलर एनर्जी लेवल जस्ट लाइक एनर्जी। ठीक है, अब दूसरी बात, उसके बाद हम कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर नॉर्मली तो हमने कहा
कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ना तो लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में अपने लोएस्ट या अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसकी क्या कहलाती, ग्राउंड स्टेट कहलाती। ठीक है, वो उससे अंदर नहीं जाता कभी भी, क्योंकि वो लॉस नहीं करता एनर्जी, ना ही गेन कर रहा है, ना वो अपर स्टेट में जाएगा। बट अगर हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वो एनर्जी क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ हमने एक बनाया कि एक ऑप्शन है कि एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू सम हायर एनर्जी लेवल। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्सेस से एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। अब वो किस स्टेट में जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि उसने कितनी एनर्जी गेन की। जैसे कि मानो कि अगर N1 में था तो इट कैन जम्प इन N2, N3, N4, N5 या सो ऑन, किसी में भी जंप कर सकता है। वो वहाँ पे कुछ समय के लिए रुकता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट जंप बैक टू देयर लोएस्ट एनर्जी स्टेट और नॉर्मल एनर्जी स्टेट। तो जो उसका एक्चुअल एनर्जी स्टेट था उसको हमने क्या कहा, ग्राउंड स्टेट। और जब वो ये उसकी ग्राउंड स्टेट, सपोज कि ये उसकी ग्राउंड स्टेट है N1, और जब वो जंप किया तो कहाँ चला गया, N2 में गया, ये इसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर वो वापस क्या करेगा, अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आएगा। तो हमने यहाँ पे दिया है कि ये देखो एनर्जी इसने गेन की, रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी उसने क्या की, न्यू एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन E1 N1 से N2 में क्या कर गया, जंप कर गया, यानी अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। आफ्टर सम टाइम इट इमीडिएटली जंप बैक टू देयर लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, जब वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा, या एनर्जी को या रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। या हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, वो जो भी सोर्सेस एनर्जी एमिट कर रहा है वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की होगी। अब वो कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, E2 माइनस E1 पे। यानी जो एनर्जी चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी जो दोनों ऑर्बिट है उनके एनर्जी डिफरेंसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, समझ गए बात को। E2 एंड E1 वहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एनर्जी है, E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल। और व्हाट इज डेल्टा ई, डेल्टा इज द डिफरेंसेस इन एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये मेन हमारे पास पोस्टुलेट थे कि इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करता है, इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, दिस कॉल्ड एनर्जी लेवल ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज विद द टाइम। वही एनर्जी लेवल परमिट होता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π हो। फोर्थ वन, अगर एनर्जी गेन कर रहा है किसी एक्सटर्नल सोर्सेस से तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, remain for a some time and then jump back to their normal energy state। और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हमने निकाला किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, जो हमने निकाला वो क्या था, 2π² m⁴ अपॉन n²h²। और हमने कहा कि एनर्जी लेवल हमें अगर हम देखें तो लोअर से हायर जाने पे एनर्जी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। उसके बाद अब हमारे पास दो और चीज़ें बची है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम एंड सेकेंड वन रेडियस। अब हम बात करते हैं पहले रेडियस की और हाइड्रोजन लाइक एटम दोनों की एनर्जी की। तो रेडियस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है क्या, जो बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है वो Rn इज इक्वल टू AN² होता है, A0² होता है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। ये किसके लिए, फॉर द हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम या उसको अगर हम वैल्यू के फॉर्म में लिखते चलेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0.529 n²। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, 0.529 n²। ये वैल्यू हमें किस में मिलती है, एंगस्ट्रॉम में मिलती है। ठीक है, या हम क्या इसमें लिखते हैं, ये हो गई एक, या ये इक्वल हो जाता है किसके, 52.9 पिकोमीटर, और ये इक्वल हो जाता है किसके, 0.0529 नैनोमीटर। अब आप यूनिट देखते रहिए जिसमें भी आपको रखा गया। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, जिसको हम बोर रेडियस कहते हैं।
अब हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की या पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की आपको रेडियस मिलता चला जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे हमने कहा कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हम He+ लिखे यानी He हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट बिकम He1 पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिथियम में इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। उसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते? 3 होते। जब हम उसमें से क्या निकालते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते, तो Li2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो Li2 प्लस बचेगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये दोनों जो है हमने लिखा है Li2 प्लस एंड He1 पॉजिटिव, ये दोनों क्या है? हैविंग अ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम। अब अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम का रेडियस पता करना चाह रहे तब हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी ये रेडियस का फार्मूला था, उसको हम किससे? एटॉमिक नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको आंसर वो रेडियस मिल जाएगा किसका? हाइड्रोजन लाइक एटम का। समझ गए बात को? क्लियर है। इन द सेम वे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा वो हमने फार्मूला अभी पढ़ा यहाँ पे कि हमारे पास क्या था? E इक्वल टू एनर्जी इक्वल था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n²। ये हमारा किसके लिए था? फॉर द हाइड्रोजन एटम के लिए। उसमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? Z² का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास एनर्जी का एक्स्ट्रा मिल जाएगी हमको। हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी मिल रही है ये, या अगर हम ये जूल पर एटम में ना रखे, जो हमने पहले रखा वैल्यू हम देख रहे थे किलो जूल पर मोल में, तब हमारे पास यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी? तब हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1312 अपॉन n²। ये हमने अभी तक लिया था, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? Z² का। व्हाट इज Z? Z इज अ एटॉमिक नंबर। ठीक है। हीलियम के लिए कितना होता है और लिथियम के लिए कितना होता है? वी नो दैट। हीलियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 है। Z इक्वल टू क्या रखेंगे हीलियम के लिए? 2, और लिथियम के लिए हम Z इक्वल टू कितना रखेंगे? 3। समझ गए बात को? तो फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, एज वेल एज वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ V ऑल्सो। ठीक है। तो दिस इज द बोर एटॉमिक मॉडल। एंड उसके बाद जो बोर एटॉमिक मॉडल का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें बोर ने क्या देखा? इसके बाद के जो टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोर एटॉमिक मॉडल, या जो उसके हमने एनर्जी अभी देखा, रेडियस निकाला, एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, NLMN, बाल्मर, पाशन, बैकेट एंड प्रीफोन सीरीज। ठीक है। ये हमको रिडबर्ग फार्मूला, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।